नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि में उत्तर आधुनिकतावाद। तो आज के सत्र में हम उत्तर आधुनिकतावाद का अध्ययन करेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, कहाँ से यह विचारधारा आई, कौन इसके समर्थक हैं, उत्तर आधुनिकता का परिचय और आधुनिकतावाद क्या है। इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद। विद्वानों का मत है कि संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों के मेल से उत्तर आधुनिकतावाद का निर्माण हुआ। यानी संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों जब मिले तब इनके मेल से उत्तर आधुनिकतावाद का निर्माण हुआ। पॉल डी मैन को विखंडनवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। उत्तर आधुनिक, उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद ये तीन शब्द हैं। शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के बावजूद अभी तक इनका कोई सर्वसम्मत अर्थ या परिभाषा तय नहीं हो पाई है। यानी उत्तर आधुनिक, उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद ये तीनों शब्द बहुत ही प्रचलित हैं और फिर भी इनकी कोई एक डेफिनेशन या एक परिभाषा तय नहीं हो पाई है कि किस को उत्तर आधुनिकता या आधुनिकता कहा जाता है। शाब्दिक स्तर पर उत्तर आधुनिक शब्द उत्तर आधुनिक व आधुनिक इन दोनों के शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है आधुनिक का विकसित परवर्ती रूप भी हो सकता है उत्तर आधुनिकता। आधुनिक के बाद उसका विरोधी रूप भी उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिक विशेषण से बनी संज्ञा है। उत्तर आधुनिकता से जब आधुनिकतावाद बनता है तब उसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। यानी उत्तर आधुनिकता से क्या बना? उत्तर आधुनिकतावाद। उसका अर्थ है आधुनिकता की परवर्ती विचार पद्धति, उसकी विरोधी विचारधारा या उसकी विरोधी भी हो सकती है। ये आधुनिकता से एक आगे की ओर जो विचारधारा चली, विचार पद्धति चली, उस पद्धति को, उस विचारधारा को उत्तर आधुनिकतावाद कहा गया। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद यानी बाजारवाद। मलय चौधरी मानते हैं कि फेडेरिको द वेनिस के कविता संग्रह आंतोलेजिया द ला पोएजिया या हिमापानी मारिकाना में सर्वप्रथम पोस्ट मॉडर्न की परिभाषा दी गई है। यानी उत्तर आधुनिकता क्या है? पोस्ट मॉडर्न है, उसी की परिभाषा दी गई है। दक्षिणी अमेरिकी कवियों ने पोस्ट मॉडर्न के प्रभाव को लेकर डडली फिट्स व एथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री नामक पुस्तक की रचना सन 1942 में की। फॉर्मई एक्सप्रेसाओ नो दो मांस ब्राजीलियरो द पेरियडो कॉलोनियल द एपिका पोस्टमॉडर्निस्ट नामक पुस्तक सन 1947 में प्रकाशित हुई, जो पुर्तगाली कविताओं का एक संग्रह है। ये जो पुस्तक का नाम दिया है यह क्या है? पुर्तगाली कविताओं का संग्रह है और सन 1947 में यह प्रकाशित हुई। यदि प्रौद्योगिकी विकास ने ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रित कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबंध हैं। इसके कारण पूरा विश्व सूचना मीडिया समाज बनता जा रहा है। यानी क्या है? प्रौद्योगिकी बड़ी है, समाज में उसका अर्जन भी हो रहा है, वितरण में परिवर्तन हुआ। उपभोगवाद ने बाजार के केंद्रित कर दिया। यानी बाजार क्या है? आज के समाज में उपभोगवादियों ने बाजार को सबसे ज़्यादा केंद्र में किया है कि बाजारवाद का ज़माना है, हर चीज़ आपको बाजार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके कारण पूरा विश्व सूचना मीडिया समाज बनता जा रहा है। क्या है? जो विश्व है, सब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सभी चीज़ें वैश्विक दौर में। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में व्यक्ति सोचता था अरे
व्यक्ति विदेश में रहता है तो कैसे बात होगी या कैसे उनसे संपर्क किया जाए, या विदेशों की सूचनाएं हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो क्या है, वैश्विक दौर चल रहा है, व्यक्ति उत्तर आधुनिकता में इतना जुड़ा हुआ है विश्व से, मीडिया से, है ना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब चीज़ें आसान सी हो गई हैं और हर व्यक्ति उपभोक्ता है, सभी व्यक्ति क्या है, इनका उपभोग भी कर रहा है। इन दोनों को बाजार नियंत्रित करता है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट से और ऑनलाइन शॉपिंग से क्या है कि, है ना, व्यक्ति क्या है, बाजार, कोई विदेशों की चीज़ भी व्यक्ति आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकता है, उसको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हर व्यक्ति उपभोक्ता है, इन दोनों को बाजार नियंत्रित करता है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। व्यक्ति को कोई सामान चाहिए, किसी विदेशी कंपनी का माल चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो व्यक्ति को समय व्यतीत नहीं करना है, वो ऑनलाइन सामान मंगा लेता है, नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस विश्व बाजार में मनुष्य विक्रय की वस्तु भी है। क्या है, मनुष्य को भी उन्होंने विक्रय की वस्तु कहा है, और विक्रेता भी है और क्रेता भी। मनुष्य ही है जो बिक भी रहा है, खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। अब मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, एक वस्तु बन गया है, एक संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स बन गया है। क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य नहीं है, वह क्या है, एक वस्तु है, एक संसाधन है। मार्शल मैक्लुहान ने नई संज्ञा विश्व ग्राम, ग्लोबल विलेज को स्थापित किया है। क्या है कि विश्व क्या है, एक ग्राम है। जिस तरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं गांव में, वैसे ही संपूर्ण विश्व एक ग्राम है, ग्लोबल विलेज उसको कहा है। उत्तर आधुनिकतावाद का जनक सच्चे अर्थों में ल्योतार को माना जाता है, यानी ल्योतार ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 ईस्वी में उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी निम्नलिखित 3 चीज़ों पर उन्होंने विचार किया। इनकी पुस्तक है, तो पुस्तक से भी प्रश्न आते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद के जनक कौन है, तो ल्योतार हैं, और इनकी पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979-80 में प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा यहाँ से, तो पुस्तक से भी आपको पुस्तकों का ध्यान रखना है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, उसकी आवश्यकता के लिए भाषा का निर्माण, उस भाषा के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना, सूचनाओं का भंडारण, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भाषिकीय केंद्र स्थिर रही है। प्रौद्योगिकी विकास ने ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया। अब ज्ञान साध्य न रहकर एक साधन बन गया है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। प्रौद्योगिकी का विकास जो इतना हुआ, उसने ज्ञान का जो स्वरूप है उसको क्या, उसका मानक बदल दिए, उसका सिद्धांत बदल दिया, उसका लक्ष्य बदल दिया। ज्ञान साध्य न रहकर साधन बन गया है। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे साधना करके। अब वो क्या करता है, जिसके पास साधन अधिक है, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो व्यक्ति उन साधनों से उस ज्ञान को आसानी से अर्जित कर लेता है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। यानी क्या है, शिक्षा भी बिकने लगी है आजकल। तो बहुत सारे जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है, वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं। उसका क्रय विक्रय किया जा रहा है। जिस ज्ञान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, वह व्यर्थ है। अब ज्ञान सूचना का पर्याय बन गया है, इसीलिए उसका थोक में उत्पादन और विक्रय होता है। उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक है जिसे वैद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण या सार्थक है जो विद्युत मस्तिष्क यानी कंप्यूटर में यूज़ किया जा सके, जिसका संचित यानी उसको
संरक्षण करके रखा जा सके और जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सके। यानी उस ज्ञान से क्या है, ऑनलाइन शिक्षा आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार यूट्यूब पर ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। व्यक्ति एक बार अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसे बार बार प्ले करके बहुत क्लासेस में उसे अपलोड करके वहाँ से वो धन अर्जित किया जा सकता है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि व्यक्ति उसे बाजार में बेचकर, यही बेचना है ना। कि आपने एक क्लास रिकॉर्ड की और उस क्लास को अन्य चैनलों पर प्रसारित किया और उसका आपने विद्यार्थियों से पैसा लिया, तो यही यहाँ पर धनार्जन की बात की जा रही है। तथा जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सकती है, जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है, वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है। ल्योतार लिखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृतांत के विरुद्ध है। महावृतांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। आगे ल्योतार अपनी बात में कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तराधुनिक युग में और संस्कृति उत्तराधुनिक युग में प्रवेश करती है। यानी ज्ञान क्या है, व्यक्ति उस ज्ञान को अपनी स्थितियों के अनुसार बदल लेता है, मूल्य भी बदल लेता है। तो वही कहते हैं कि जब आधुनिक युग में संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है तो ज्ञान भी बदल जाता है। फ्रेडरिक जेम्स उत्तर आधुनिकता को अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के भीतर, ये फ्रेडरिक की पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है यह भी, के भीतर पूंजीवाद के विकास के रूप में बताया है। इन्होंने इसे उपभोक्ता पूंजीवाद अथवा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है। उत्तर आधुनिकतावाद में ल्योतार के अतिरिक्त पॉल डीमैन, नीत्शे, फूको और जॉक देरिडा के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। तो उत्तर आधुनिक जो विचारक हैं वो कौन है? ल्योतार तो इसके जनक ही हैं, इन्होंने इसे चलाया। और इसके अतिरिक्त पॉल डीमैन, नीत्शे, फूको, जॉक देरिडा के नाम प्रमुख आते हैं। इसमें जॉक देरिडा तो जो विखंडनवाद के जनक हैं, ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक भी हैं, यह आपको याद रखना है। ज्ञान के स्वरूप परिवर्तन ने विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। जिन कारखानों में उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर या तकनीशियन संलग्न होते थे, अब उनका स्थान कंप्यूटर, कंप्यूटर चालित यंत्र और कंप्यूटर संचालित नियंत्रक ले रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन रोजगार घट रहा है। कहने का तात्पर्य वही है कि जो औद्योगिकरण में हुआ कि जहाँ व्यक्ति जो मशीनों से कार्य होते थे, जो व्यक्ति जिन कार्यों को करता था औद्योगिकरण में, वह कार्य मशीनों ने लिया, मशीनें उस कार्य को करने लगी, मशीनें नहीं कंप्यूटर से संचालित होने लगी सारी चीज़ें। तो व्यक्ति क्या था, जो उस कार्य को करता था वो धीरे धीरे बेरोजगार होता चला गया। और इस उत्तर आधुनिकतावाद में क्या हुआ, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, नई नई तकनीक आ गई, तो कंप्यूटर संचालित यंत्र, कंप्यूटर से सभी चीज़ें, एक कंप्यूटर कितने सारे चीज़ों को नियंत्रण कर लेता है। तो वहीं क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ गया पर व्यक्ति का रोजगार घट गया। देशों की शक्ति ज्ञान के इस नए रूप और उसके संचय वितरण की प्रौद्योगिकी में संपन्नता से तय होगी। अब शक्तिशाली और दुर्बल राष्ट्र की कसौटी नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी होंगे, भौतिक क्षेत्र और संसाधन नहीं। ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रखकर ही ल्योतार ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है। ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान, ये दोनों ज्ञान रूप परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी हैं। ज्ञान का अर्थ विज्ञानों के संबंध तर्क प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान से आख्यान नैरेटिव के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, दर्शन, दंत कथाएं, सामाजिक नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्यबोध आदि सम्मिलित हैं। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने आख्यान या विज्ञानेतर ज्ञान को अर्ध बर्बर, अर्ध सभ्य, पुरातन पंथी, भ्रांत, अज्ञानग्रस्त आदि सिद्ध किया। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि तर्क, प्रमाण और प्रयोगशालाओं में सिद्ध ज्ञान के आ जाने से आख्यान समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण यह है कि समाज के अस्तित्व
उचित अनुचित के निर्णय और मानव मनीषा के विकास के लिए आख्यान का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक ज्ञान में भी कहीं न कहीं रूप और परिमाण में आख्यान विद्यमान है। इसके कारण उत्तराधुनिकतावाद में आख्यान नैरेटिव और महाख्यान को लेकर अविश्वास का भाव बना हुआ है। ल्यूटर ने उत्तराधुनिकता को अविश्वास के आधार पर ही परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि अति सरलीकरण के रूप में मैं उत्तराधुनिक को महाव्याख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर 1984। फूको ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि मानव की मृत्यु हो गई है। अब तक मात्र वह विषय है, विषय ही नहीं। सत्ता एवं शक्ति उसका उपयोग करती है। उसका सचेत, सक्रिय, विद्रोही मनुष्य वाला रूप अब शेष नहीं रह गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति क्या है, मानव की मृत्यु हो गई, यानी मानव के मन में वो जो किसी गलत कार्य को देखकर विद्रोह करे या सही के लिए संघर्ष करे, ऐसा नहीं है। मशीन युग में क्या है, मानव भी एक मशीन की तरह हो गया है। वह अपने सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा, सक्रिय नहीं है, विद्रोही स्वभाव वाला नहीं है। अब उसमें कोई उस प्रकार का वो गलत जो हो रहा है उस गलत के लिए उसका विरोध नहीं करता, उसका समर्थन भी नहीं करता, शांत होकर उसको देखता है। क्योंकि व्यक्ति को अपना रोजगार बचाना है, अपना जीवन बचाना है, तो वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोध है। यहाँ विकल्पों का आधिक्य है, लेकिन व्यक्ति वर्ण के लिए स्वतंत्र नहीं है। जहाँ ब्रोदिला उत्तर आधुनिकता के एक पक्ष को सामने लाता है, यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है। आधुनिक काल में पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते थे। इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने लिया और अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों से बिंबों के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से यथार्थ की समझ परिवर्तित हो जाती है। यथार्थ परंपरागत अर्थ में यथार्थ नहीं रह जाता। उत्तर आधुनिक यथार्थ परायथार्थ हाइपर रियलिटी है, जिसमें पदार्थों और उनके प्रतीकों का अंतर समाप्त हो जाता है। हम तक संप्रेषित होता है संप्रेषणीय वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप या छल रूप। ये प्रतिरूप स्वयं संदर्भित होते हैं। उत्तर आधुनिकता के अवसाद और हताशा का मुख्य कारण यह है कि आधुनिकता तक विकसित प्राय सभी महाख्यान द्वंद्वात्मक, निरपेक्ष, सत्य, मानव स्वातंत्र्य, वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज, विकास, संपन्नता, शांति और युद्धहीनता आदि क्या है, खंडित हो चुके हैं। एकीकृत विश्व समाज का परिकल्पना भी खंडित हो चुकी है। इस समय जो विश्व समाज अस्तित्व में आया है वह विखंडित, बहुलतावादी, वैषम्यपूर्ण, साम्राज्यवादी तथा आतंकवादी हिंसा से परिपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है, योजना की जगह बाजार है, धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है, केंद्र की जगह जातिवादी, स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। समग्र रूप में उत्तराधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं: समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, तर्कवाद का नकार, आधुनिकतावाद की समक्षता का नकार, यानी उन चीज़ों को उनका अस्तित्व नहीं मानना। उत्तर आधुनिकतावादी अंतःवादी दर्शन है। उसमें इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखती हैं। यानी कैसा है, अंतवादी, सभी का उसने अंत कर दिया है। इतिहास का, विचारधारा का, यानी कोई भी विचारधारा नहीं है, सभी विचारधाराओं का अंत हो चुका है। कविता, कोई कविता नहीं है, कविता का अंत है। लेखक की मृत्यु है, अर्थ की मृत्यु है। ये सभी स्थापनाएं उत्तराधुनिकतावाद में प्रदर्शित होती हैं। देरिडा ने द एंड ऑफ मैन, इनकी पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा है कि मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था उससे अंततः मनुष्य की ही जान ले ली। समकालीन हिंदी कविता में इस अंतवादी दर्शन के प्रतिकार की कविता है। उदाहरण स्वरूप केदारनाथ सिंह की कविता है बाग।
उसकी निम्नांकित पंक्तियां हैं कि अंत में मित्रों मैं इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बच रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा आरंभ जहाँ से हर चीज फिर शुरू हो सकती है। नवल किशोर विद्वान हैं जो इस बारे में लिखते हैं कि जैसे पश्चिमी कला जगत में उत्तर आधुनिकता कहा जाता है, उसका एक लक्षण विचारधारा निरपेक्षता भी है। विचारधारा की शून्यता, धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद आदि विभेदक विश्वासों को मुक्त आकाश मिल जाता है। आधुनिकतावाद, जब कवि अपने समय को अनुभव करने के साथ भोगता भी है, तब उसकी चेतना क्षोभ भर जाता है। इस वजह से नवीनता अपना विचार स्वरूप विस्तार करती है और आधुनिकता जन्म लेती है। आधुनिकता बोध का प्रश्न साहित्य के क्षेत्र में परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। रचनाकारों का अपना समय में व्याप्त शोषण, अन्याय, बेईमानी, अवसरवादिता से गुजरने के दौरान उत्पन्न नवीन विचारों के भंडार को आधुनिक बोध कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई साहित्यकार अपने समाज में अपने आसपास शोषण, अन्याय, बेईमानी, व्यभिचार यानी बहुत प्रकार की परेशानियां देखता है और अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर लेता है और इस विचारधारा को आधुनिक बोध कहा जाता है। यही आधुनिक बोध साहित्य में व्यक्त होने पर आधुनिकतावाद माना गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।